भूतिया गेहूं की खेती। आनंदी अपने बूढ़े माता पिता रामलाल और गंगा के साथ रहती थी। आनंदी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। आनंदी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल किया करती थी। उनके पास एक खेत था जिस पर आनंदी खेती किया करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी आनंदी के ऊपर थी, जो वो भी काफी अच्छे से निभा रही थी। एक दिन की बात है जब आनंदी खेतों में काम कर रही थी, पर तभी साथ वाले खेत में खड़े ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए। वो ट्रैक्टर आनंदी के खेत में घुसा चला आया और आनंदी उसकी चपेट में आ गई। पास में ही शंकर नाम के लड़के का भी खेत था, जो जल्दी से आनंदी के माता पिता को बुलाने उसके घर गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। आनंदी की माँ, अपने आप को संभालो। फिर आनंदी के माता पिता जल्दी से खेतों पर जाते हैं। वहाँ पर आनंदी मरी पड़ी होती है। ये देख आनंदी के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाय मेरी बच्ची, भगवान ने हमें एक ही औलाद दी थी, वो भी हमसे छीन ली। उसके बाद आनंदी के बूढ़े माता पिता उसे उसी खेत में दफना देते हैं। आनंदी के बिना उसके माता पिता बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो अब अपना बचा कुचा जिंदगी कैसे गुजारेंगे। बड़ी मुश्किलों से उनका एक एक दिन गुजर रहा होता है और ऊपर से एक दिन जमींदार चुन्नी लाल का आदमी उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई है क्या घर में? कौन है? अंदर आ जाओ। तुम्हारा कर्जा देने का इरादा है कि नहीं? कर्जा? हाँ कर्जा, तेरी बेटी ने लिया था पिछले महीने। बेटा, हम कर्जा कैसे चुकाएंगे? हमारा तो एक ही सहारा थी, वो भी चली गई। अब तो हमारे पास राशन भी खत्म होने वाला है। अब हम क्या खाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस ये बता दो कि पैसे कब वापस करोगे। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो, हम आपका पैसा लौटा देंगे। जमींदार का आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद रामलाल और गंगा चिंता में पड़ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल से खेती करना शुरू कर दूँ। एक बार की फसल से सारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारा भी गुजारा हो जाएगा। अरे पर आप इस उम्र में कैसे खेती करोगे? आप थोड़ी देर चलते ही थक जाते हो और खेती करने की बात कर रहे हो। कोई और चारा भी तो नहीं है हमारे पास। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो जमींदार चुन्नीलाल हमारे खेत और घर पर कब्जा कर लेगा। अगले दिन बेचारा रामलाल खेतों में काम करने जाता है। थोड़ी देर में खेतों में काम करते ही रामलाल की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत थक जाता है और उस जगह जाकर बैठ जाता है जहां उसकी बेटी को दफनाया गया होता है। रामलाल वहीं बैठकर खूब रोने लगता है। आनंदी बेटी, तुम बहुत याद आती हो। देख तुम्हारे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। जब तक तुम थी तुमने हमें कोई तकलीफ नहीं होने दी। आज तुम्हारे बिना सब कुछ खत्म हो गया है। बेचारा रामलाल रोते हुए बड़ी मुश्किल से उठता है और घर वापस चला जाता है। क्या हुआ जी, आप बड़ी जल्दी वापस आ गए? मैंने बहुत कोशिश की खेतों पर काम करने की, पर इस बुढ़ापे में खेती करना मेरे बस की नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इस उम्र में आप खेती नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। हाँ, मुझे समझ आ गया, लेकिन अब हमारा घर और खेत सब कुछ हमसे छिन जाएगा। क्या होगा अब हमारा? बेचारे आनंदी के बूढ़े माँ बाप इसी चिंता में भूखे सो जाते हैं और उधर उनके खेतों में जमीन से धुआं उठता है। सब जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर खेतों में किसी की हंसने की आवाजें आने लगती है। जब धुआं हटता है तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। मेरे खेत, मेरे प्यारे खेत। इतना कहकर चुड़ैल पागलों की तरह खेत में इधर से उधर भागने लगती है। मेरी मिट्टी, मेरे खेत, मैं इन्हें ऐसे बंजर नहीं रहने दूंगी। अपने माता पिता को दुख नहीं झेलने दूंगी। मैं मर कर भी अपना फर्ज निभाऊंगी। चुड़ैल चारों तरफ देखती है और फिर हल लेकर खुद ही खेत जोतना शुरू कर देती है।
पूरी रात वो हल जोतती रहती है। जब सुबह के 4 बजने वाले होते हैं, चुड़ैल एकदम रुक जाती है। सुबह होने वाली है, अब मुझे जाना होगा। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी खेत में वापस से धुआं उठता है और चुड़ैल गायब हो जाती है। जब सुबह होती है तो पास वाले खेत में शंकर काम करने आता है। आनंदी के खेत को आधा जोता हुआ देख वो बड़ा हैरान होता है। अरे रामलाल काका तो बड़े ताकतवर निकले, इतने बुढ़ापे में भी आधा खेत जोत लिया। पर समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये किया कब। कल तो वो थोड़ी देर आकर वापस चले गए थे। फिर शंकर शाम को खेतों से घर लौटते वक्त रामलाल के घर चला जाता है और बातों बातों में खेत की जुताई की बातें करने लगता है। ये बात सुनकर दोनों बूढ़े माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कल खेतों में गया था लेकिन जल्दी वापस आ गया था। तो काका, आपके खेतों को किसने जोता? अरे शंकर बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा छोड़ ये सब बातें, ये बता शहर कब जा रहा है? नहीं काका, अब मेरा शहर जाने का मन नहीं है। सोच रहा हूँ यही रहूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तो सब गांव वाले अब अपने लगते हैं। आप भी मेरे माता पिता जैसे हो और शहर में मेरा कोई अपना नहीं। ये तो तुमने सही कहा बेटा। तो फिर तुम यही गांव में ही रहो। शंकर फिर अपने घर चला जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और जब पूरा गांव सो जाता है तो फिर से रामलाल के खेत में धुआं उठता है और वही चुड़ैल वापस आ जाती है। अभी आधा खेत बचा हुआ है, मुझे रात रात में पूरे खेत को जोतना ही होगा। चुड़ैल पूरी मेहनत से बाकी का खेत जोतने में लग जाती है। रात भर में वो पूरा खेत जोत देती है और सुबह के 4 बजते ही वहां से उसी धुएं के साथ गायब हो जाती है। अगले दिन फिर शंकर रामलाल के खेत को देखकर हैरान हो जाता है और फिर से शंकर तुरंत रामलाल को जाकर सारी बात बताता है। पर रामलाल और उसकी पत्नी गंगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। सुनो जी, आखिर कौन हमारी मदद कर रहा है? क्यों ना आज रात को हम खेतों में जाकर देखें। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रात को खेतों पर मैं अकेले जाऊंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर पर आराम करना। रात होने पर रामलाल अकेले खेतों पर जाता है और छुपकर देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। काफी देर इंतजार करते करते रामलाल थक जाता है और वापस घर लौट आता है। उनके जाने के बाद जब रात के 12 बजते हैं तो चुड़ैल फिर से आ जाती है। आज तो मुझे बीज बोने हैं। चलो, ये तो आसान काम है, मैं एक रात में ही कर दूंगी। जल्दी फसल उगने लगेगी और सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुड़ैल जल्दी जल्दी पूरे खेत में बीज बो देती है। जब थोड़े दिन बाद खेत में छोटे छोटे अंकुर निकलने लगते हैं, तब शंकर जल्दी से रामलाल के घर जाता है और उन्हें बुलाकर खेतों में लाता है। अपने खेत को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। सही कहा काकी, ये तो सचमुच चमत्कार है। पर ये सब कैसे हुआ? पूरे खेत में फसल उगना शुरू हो गई है और देखो, जहाँ मेरी बेटी को दफनाया था वहाँ एक घास भी नहीं उगी। रामलाल और गंगा वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और अपनी बेटी आनंदी को याद कर रोने लगते हैं। उनके रोते ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें घर वापस आना पड़ता है। ऐसी ही चुड़ैल रोज रात को आकर अपने जादू से बारिश करती है। कुछ दिनों में खेत में गेहूं की लहराती हुई फसल उग जाती है। रामलाल और उसकी पत्नी गंगा को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। फिर एक दिन दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि पूरी रात जागकर खेत में गुजारेंगे। दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही रामलाल और उसकी पत्नी गंगा साथ वाले शंकर के खेत में छुपकर बैठ जाते हैं। काफी देर हो जाती है पर वहाँ कोई नहीं आता। यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मैं उस रात भी काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे, आप थोड़ा सब्र रखो, शायद वो देरी से आता होगा ताकि उसे कोई देख ना ले। पर मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। तो आप यहीं सो जाओ, मैं तब तक जगी रहती हूँ।
रामलाल तो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन गंगा टकटकी लगाए देखती रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आने लगती है। वो बड़ी कोशिश करती है कि वो सोए ना, लेकिन उसे भी नींद आ जाती है। तभी 12 बजते ही चुड़ैल के आने का समय हो जाता है। चुड़ैल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसके इंतजार में वहाँ छुपकर बैठा हुआ है, इसलिए वो बेफिक्र होकर अपने काम में लग जाती है। कितनी अच्छी गेहूं की फसल हुई है, इन्हें बेचकर काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल बड़ी मेहनत से सारी फसल काट देती है और एक जगह इकट्ठा करने लगती है कि तभी रामलाल और गंगा की आंख खुल जाती है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आसपास मेरी बेटी है, हमारी बेटी है आसपास। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे भी अभी सपना आया कि हमारी बेटी आनंदी हमसे मिलने आई है। बात करते करते दोनों की नजर एकदम से खेत में काम कर रही चुड़ैल पर पड़ती है। वो दोनों चुड़ैल को फसल इकट्ठा करते हुए देख लेते हैं। अब उन्हें सब समझ आ जाता है कि ये सब एक चुड़ैल का काम है। अजी, ये तो चुड़ैल है। इसका मतलब ये चुड़ैल इतने दिनों से हमारे खेत में काम कर रही थी। और मैंने अपना फर्ज पूरा किया और मेरे माँ बाबा का सारा कर्जा उतर जाएगा। इतना कहते ही चुड़ैल के आसपास धुआं उठता है और वो उसी जगह समा जाती है जिस जगह आनंदी को दफनाया हुआ होता है। ये देख गंगा रोते हुए बोलती है, आनंदी, मेरी बच्ची। दोनों भागते हुए अपने खेतों में आते हैं, लेकिन तब तक वो चुड़ैल अंदर समा चुकी होती है। अरे, हम कैसे नहीं समझ पाए, हमारी बिटिया रोज आती थी हमारी मदद करने। आनंदी, मेरी बच्ची। अगली सुबह उनकी गेहूं की फसल अच्छे दामों पर बिक जाती है और उनका सारा कर्जा उतर जाता है और उनके पास काफी सारे पैसे भी बच जाते हैं। रामलाल शंकर को इस बारे में बताते हैं। शंकर ये सब सुनकर बड़ा हैरान होता है। फिर शंकर आनंदी के बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखता है और सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।